आप सभी को नमस्कार। बिहार राज्य विशेष के विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज में विशेष रूप से मैथ की चर्चा हमने प्रारंभ किया है और इससे पहले मैथ की एक वीडियो आ चुकी है। मैथ में जिस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का संकलन यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि बार बार मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, आज फिर से प्रारंभ में ही कह दे रहा हूँ कि जिनका भी मैथ वीक है, जिनको भी मैथ में समस्या नज़र आ रही हो, ईमानदारी से, ठीक है, बिना किसी झिझक के ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम लिंक दी हुई है, टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ें और बताएं कि आपको मैथ में समस्या है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। निश्चित रूप से आपके लिए अलग से कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनकी एक कक्षा लाई जाएगी जिससे आपका मैथ बेहतर हो सके। लेकिन यह हम तभी जान सकेंगे कि आप मैथ में कितना अच्छा कर पा रहे हैं जब आप हमें स्वयं बताएंगे। तो ज़रूरी है कि ईमानदारी से आप बताएं कि मैथ में आप क्या कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं, जिसके बाद से आपके लिए बेहतर ढंग से कक्षाएं लाई जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबका सहयोग और आप सब यदि बताएंगे तभी जानकारी मिल पाएगी। अब पिछली सीरीज में हमने एक प्रश्न देखा था, पहला प्रश्न था, यहीं से हमने चर्चा की शुरुआत की थी। इसको लेकर कुछ लोगों के मन में डाउट है, बहुत सारे कमेंट प्राप्त हुए थे जिनमें यह बोला गया था कि सर इसको कृपया फिर से बताएं, या हॉकी के कैसे इतने प्लेयर निकल गए या फुटबॉल के कैसे इतने निकल गए। ये जो आपका कमेंट था उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस प्रश्न को समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से हमें देखना है चीज़ों को। ठीक है, बोला गया है एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, मतलब 21 खिलाड़ी हैं। मैं प्रश्न जो जहां से मैंने प्रश्न उठाया था वहां भी एक बार करेक्ट कर लेता हूं। इसकी 21 बास्केटबॉल के, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक समूह है टीमों का, उसमें 3 खेल प्रमुखता से बताए गए हैं। पहला बताया गया है बास्केटबॉल, दूसरा बताया गया है हॉकी, तीसरा बताया गया है फुटबॉल। मतलब 3 खेलों की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बास्केटबॉल में, यदि हम 20 से डिनोट करें तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? कुल 26। इसी तरह से हॉकी टीम में कितने हैं? 29। हॉकी में हो गए 29। हॉकी के बाद तीसरा आता है फुटबॉल, हॉकी में हो गए 26। यहाँ पे एक मिसिंग है, इसको सही कर लेते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या है? एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल में, मतलब बास्केटबॉल में 21 खिलाड़ी। ठीक है, 26 हॉकी टीम में, हॉकी के 26 खिलाड़ी। ठीक है, तीसरा बोला जा रहा है 29 खिलाड़ी फुटबॉल, मतलब फुटबॉल को यदि हम एफ से दिखाएं तो हमें 29 दिखाना है। 3 खेलों की बात हो रही है। अब जो सबसे निचली लाइन यहाँ पे आपको सबसे अंतिम देखने को मिलेगा, 8 खिलाड़ी हैं जो तीनों खेलों में खेलते हैं, मतलब ये तीनों में शामिल हैं। मतलब हमें यदि हम सर्किल बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाना होगा जो तीनों में शामिल हो। मतलब यहाँ पे हमने बना लिया इस प्रकार से, एक हमने बना लिया ये दूसरा, और क्योंकि तीनों में शामिल है इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, ये हमारी सर्किल बन गई 3 खेलों के लिए। अब 8 खिलाड़ी तीनों में शामिल हैं। अब इसमें वह भाग जहां पर, वह भाग जो तीनों में शामिल है वो कौन सा होगा? यही वाला भाग होगा। देखो ये वाला भाग होगा जो मैंने ग्रीन किया, ये वाला भाग है जो तीनों में शामिल है। ठीक है, अब इसमें से एक को मान लेते हैं हम, इसको मान लिया हमने बास्केटबॉल। ठीक है, इस वाले बॉक्स को हमने मान लिया हॉकी और इस वाले को हमने मान लिया फुटबॉल। ये भी क्लियर है कौन सा बॉक्स किसका है। अब ये तीनों में है, मतलब जो तीनों में है वहां पे कितनी संख्या बोली गई है? 8 खिलाड़ी हैं जो तीनों में शामिल हैं। मतलब यहां पे यदि हम बात करें, तो यहां पे कितने खिलाड़ी आने चाहिए? यहां पे आना चाहिए, जो संख्या आनी चाहिए यदि हम उसकी बात करें तो यहां पे 8 आनी चाहिए। कहने का मतलब कि यहां पे इस वाले गोले में 8 खिलाड़ी आपके आ गए। अब अगर 8 यहां पर आ गए, ठीक है, 8 खिलाड़ी यहां पर आ गए, और आगे हम पढ़ते हैं क्या? देखो
अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब 14 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों में हैं, कितने हैं? 14 खिलाड़ी। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो 12 खिलाड़ी जो हैं वो बास्केटबॉल, अगर 14 खिलाड़ी हॉकी बास्केटबॉल खेलते हैं और 12 खिलाड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे कर लीजिएगा, 12 खिलाड़ी फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, एक बार प्रश्न में बता देता हूँ, यहाँ तक सही है, यहाँ तक आपका प्रश्न सही है, ठीक है। 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, यहाँ तक सही है। इसके बाद आपको नोट करना है 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, उसी के आगे 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने खेलते हैं? 12 खेलते हैं। और उसके आगे दिया हुआ है 15 खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, कितने हैं? 15 खिलाड़ी हैं। तो ये 3 डिजिट भी आपको आगे नोट करना है, क्या? हॉकी और बास्केटबॉल 14 खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल 12 खिलाड़ी खेलते हैं, और हॉकी और फुटबॉल 15 खिलाड़ी खेलते हैं। यदि 8 तीनों में खेलते हैं तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? अब हमें निकालना है, ठीक है। अब हमने निकाल लिया कि 8 तीनों खेलते हैं। अब यहां से कोई भी 2 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 ले लिया, बास्केटबॉल और हॉकी की बात हमने कर लिया। तो बास्केटबॉल और हॉकी की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे कितना देखने को मिल रहा है कि 14 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, मतलब बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। और जब हमने अभी ऐसा सर्किल बनाया था, ऐसा देखो, ये वाला जो हमने सर्किल बनाया था 2, यही तो था ना, एक बास्केटबॉल का है, एक हॉकी का है। अब बोला जा रहा है कि 14 खिलाड़ी हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब इस वाले जो कॉमन है इसमें कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, ठीक है। 14 इसमें फिल करना है क्योंकि 14 दोनों खेलते हैं। लेकिन इन 14 में से 8 वही हैं जो तीनों में शामिल हैं। 8 इन्हीं 14 में से 8 हैं जो तीनों में शामिल है। मतलब कि अब जो ऊपर वाला ये थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ उसमें कितना लिखोगे? 14 में से 8 घटा के तो कितना आ जाएगा? 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 8 और 6 14 दोनों में शामिल हैं बास्केटबॉल और हॉकी में, 8 तीनों में शामिल है। इतना आ गया, ठीक है। अब इसी के बाद अगला लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे अब कितना हो गया? हॉकी बास्केटबॉल 8 और 6 हो गया 14। और यदि हम बात करें बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या तो कितनी है? 21 है। मतलब अब 7 खिलाड़ी ऐसे बचे हैं जो इस पूरे वर्ग में आएंगे बास्केटबॉल में। लेकिन यहां पर ये वाला जो एरिया देखने को मिल रहा है ये किसका है? फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन खिलाड़ियों का। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितना कॉमन है? फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन खिलाड़ी हैं 12। मतलब कि इस पूरे में जहां पे 8 लिखा है, ये पूरा जो सर्किल है ये 12 का आना चाहिए, क्योंकि जो एफ और बी में कॉमन है 12 आना चाहिए। लेकिन 8 इसमें पहले से हैं, इन्हीं 12 में से 8 पहले से हैं जो सब में खेलते हैं। तो बचा कितना? 4। मतलब इस वर्ग में आ जाएगा आपका 4। अब देखो आपका एक आंसर निकल गया। जैसे बास्केटबॉल यदि पूछ लिया जाए कि कितने खिलाड़ी हैं जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, तो देखो टोटल 21 खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। अब इनमें से छट गए हैं कितने? 8 और 6 14 और 4 18। मतलब बचे कितने? 3। केवल 3 खिलाड़ी हैं जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो दिया हुआ है ये कौन सा बॉक्स है? हॉकी और फुटबॉल का। हॉकी फुटबॉल कुल खेलते हैं 15, और ये 15 जो है, इन्हीं 15 में 8 ये भी खिलाड़ी शामिल हैं जो तीनों खेलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बात हो रही है हॉकी और बास्केटबॉल। इस पूरे में ये वाला जो आपका सर्किल बन रहा है, इस पूरे में आना चाहिए 15, ठीक है। और इसमें कितना दिया हुआ है? पहले से यहाँ पे दिया हुआ है 15, मतलब 8 और 6 यहाँ से पहले से दिया हुआ है, 8 6 14। और उसी के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 7 आ गया तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7, तो 8 4 12 7 कितना हो गया? 19 हो गया। और यदि हम फुटबॉल की बात करें तो कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 29। तो 19 और
19 आया इधर से, ये जोड़ने पे 19 आया और उधर है 29, तो घटा दोगे कितना आएगा 10। मतलब बड़े वाले बॉक्स में जो है 10 आ रहा है, मतलब फुटबॉल खेलने वालों की संख्या केवल 10 है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 बॉक्स बना लेने हैं, जो कॉमन है उनको लिख लेना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो तीनों में शामिल हैं, उनके लिए हमने जगह दे दी। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ अगले पेज पे थोड़े बड़े में, जिससे ये आपको समझ में आ जाए और यहाँ पे कोई समस्या ना हो। यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इस वजह से दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ, यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, अब थे बास्केटबॉल, मैं नोट कर ले रहा हूँ क्या क्या था। बास्केटबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो है 21, हॉकी खेलने वालों की जो संख्या है वो है 26, फुटबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो है 29। ठीक है, ये संख्या दी हुई है। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं 14। ठीक है, फुटबॉल बास्केटबॉल, फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल वाले खिलाड़ी हैं 12, और तीसरा दिया है हॉकी प्लस फुटबॉल, हॉकी प्लस फुटबॉल वाले जो खिलाड़ी हैं ये है 15, ये भी दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे ये भी दिया है कि 8 खिलाड़ी तीनों में शामिल हैं। ठीक है, अब 3 बॉक्स ऐसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे बताना था आपको कि 8 खिलाड़ी तीनों में शामिल हैं, तो मतलब ये वाला जो बॉक्स बना है यहाँ पर जो ये देख रहे हो ये तीनों में कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पर 8 लिखा गया है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है और बताया गया है प्रश्न में कि ये तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 8 क्यों आया इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बास्केटबॉल में कुल 21 है, मतलब ये जो सर्किल आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सर्किल देखने को मिल रहा है इसमें कुल 21 खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा सर्किल देखने को मिल रहा है। दूसरा सर्किल यदि हम बात करें तो ये सर्किल आपका है, ये सर्किल आपका है हॉकी का, और आपको बताया गया है कि हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी हैं, 26 खिलाड़ी, मतलब इस पूरे सर्किल में आपके 26 होने चाहिए। तीसरा सर्किल आपको देखने को मिल रहा है, तीसरा सर्किल आपको देखने को मिल रहा है ये नीचे वाला, इसमें फुटबॉल की बात हुई है और बोला गया है फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी हैं, 29 खिलाड़ी, मतलब इस बॉक्स में सब मिलाकर 29 होने चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 8 वाला समझा है कि 8 कैसे आ गया है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे बोला गया हॉकी और बास्केटबॉल वाले 14 खिलाड़ी हैं, मतलब अब हमें क्या खोजना है, हॉकी और बास्केटबॉल का बॉक्स खोजना है। ये है बास्केटबॉल का, ये है हॉकी का, इसमें कितना है 14, मतलब ये जो कॉमन एरिया है हॉकी प्लस बास्केटबॉल का, ये वाला कॉमन एरिया, इसमें 14 आना चाहिए। 8 पहले से हैं तो 14 में से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 कैसे आया, अब इसके लिए भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि फुटबॉल तथा बास्केटबॉल में 12। अब फुटबॉल वाला कौन सा है, ये वाला आपका है सर्किल फुटबॉल वाला, बास्केट वाला कौन सा है, ये वाला सर्किल है। तो कहने का मतलब है कि जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में सर्किल साझा हो रहा है वहां पे कितने खिलाड़ी होने चाहिए, 12 होने चाहिए। मतलब देखो ये वाला सर्किल है, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन अप कर रहा हूं, ये शामिल है किसमें, ये दोनों में शामिल है, किसमें, इस वाले में भी शामिल है और इस वाले, मतलब बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले में। और यहाँ पे कितने टोटल आने चाहिए, 12 आने चाहिए। 8 पहले से हैं क्योंकि वो तीनों में है, तो बचा कितना 4, तो 4 आ गया। अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 4 कैसे आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरा पकड़ लेना है, हॉकी प्लस फुटबॉल। हॉकी की बात हो रही है, ये वाला बॉक्स है, फुटबॉल की बात हो रही है, ये वाला बॉक्स है। अब बोला जा रहा है हॉकी और फुटबॉल 15 खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल कितने खेलते हैं, 15। अब हॉकी और फुटबॉल में जो कॉमन एरिया है उसको हमें चिन्हित करना है। अब जब हॉकी और फुटबॉल के कॉमन एरिया को हम चिन्हित करने जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा, एक तो फुटबॉल वाला ये है, ठीक है, फुटबॉल वाला एरिया ये है, ठीक है, और हॉकी वाला जो इसमें कॉमन एरिया हो रहा है ये वाला हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 15, तो इसमें 15 आना चाहिए, और 8 पहले से है तो इसमें कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 कैसे आ गया, इस पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 7 कैसे आया है इस पर भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सब पता हो गया, जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है सबके बारे में हमें पता हो गया। अब बोला गया है कि कितने खिलाड़ी सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल वाला बॉक्स ये रहा, ये आपका फुटबॉल वाला बॉक्स है, इसमें कितने खिलाड़ी हैं, कुल 29 हैं। अभी कितने इसमें दर्ज हैं ये तो अभी दिया नहीं हुआ है, ये तो हमें निकालना है।
ठीक है, अभी कितने दर्ज हैं? 4, 8 और 7, 8 4 12 और 7 19, 19 दर्ज हैं। 29 खेलते हैं तो 29 में से 19 घटा दो, आ गया 10 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बॉक्स बनाकर थोड़ा विचार करिएगा। बार बार जो ये बोला है 8 से 10 मिनट में समझाया, इसको बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, आप आसानी से यहाँ पे अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि किसी को कोई समस्या हो, अभी भी ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि आपको समझ में आए। जब तक जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, जब तक सभी को समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल नहीं हुई है। चलिए, अब इसमें हमने लगभग 23 से 24 प्रश्नों को हमने देखा था। ठीक है, तो 23 से 24 प्रश्नों के आगे हम बढ़ेंगे। 23 से 24 प्रश्नों के आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कहाँ तक हमने देखा था कल की कक्षा में, और उसी के बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक है, यहीं से हमें देखना है, शायद इसको हमने 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं हमने देख लिया था, और यहीं से हमें देखना है। चलिए, एक संख्या को 342 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आपको यह प्रश्न बताना है, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है, समय देना है प्रश्न को, इसके बाद प्रयास करना है उसको लगाने का। चलें पढ़ें इसको पहले ध्यान से और इसको लगाने का प्रयास करें कि इसका कितना आंसर आएगा। चलिए प्रयास करें कितना आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है, बताएं। प्रश्न संख्या 20 बताएं कितना इसका हल होगा, और इसके पीछे भी जाएंगे, 1-2 सवाल और छूटा है उसको भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, कौन? भाज्य बराबर, इसको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा आज नोट कर लीजिएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र को यहाँ पर लगाना है। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसी सूत्र को यहाँ पे लगाना है। बोला जा रहा है एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 19 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब कोई एक संख्या है जिसको यहाँ पे भाग दिया जा रहा है, और उसी की बात की जा रही है कि किसी संख्या को यदि हम भाग देते हैं किसी संख्या से तो किस प्रकार से यहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो भाज्य जो संख्या है वही हमें नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक संख्या दिया है तो मान लेते हैं हम वह संख्या जो है वो x है जिसको भाज्य दिया जा रहा है। भाजक कौन सा है, क्योंकि 342 से हम भाग दे रहे हैं तो 342 हो गया भाजक, गुणे भागफल यदि हम बात करें, भागफल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको शेषफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 342 गुणे भागफल धन शेषफल, कितना दिया है? 47 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें यदि आप देखोगे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आप निकालोगे तो यहाँ पर आ गया x बराबर 342 गुणे भागफल धन शेषफल, ये तो आपका आ गया। ठीक है, अब आगे क्या, शेषफल के स्थान पे 47 है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को, मतलब यहाँ पे भी x संख्या थी, अब आगे भी संख्या x रहेगी, और बोला गया है यदि उसी संख्या को 19 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसी संख्या को 19 से भाग करने की बात की जा रही है, तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, इसको 19 से भाग देना है। ठीक है, अब ये इस संख्या को, क्योंकि x बराबर ये संख्या हमें प्राप्त हो गई, अब बोला जा रहा है उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, तो ये संख्या है, ठीक है, इसको 19 से भाग देना है, दे दीजिए तो आएगा 342 गुणे भागफल बटे 19 धन
47/19। 19 से हमने भाग दिया, बोला गया उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है। अब हम जब 19 से हमने इसको भाग दे दिया, अब काट दीजिए, क्या 19 से कटेगा? जी हाँ, कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 18, ये कट के आ जाएगा 18। तो यहाँ पे आपका बराबर आ जाएगा 18 गुणे भागफल, 18 गुणे भागफल धन, यहाँ पे हो गया 18 गुणे भागफल, क्योंकि जब 19 से 342 को आप भाग दोगे तो 18 गुणे भागफल हो गया, धन 2 गुणे भागफल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 19 दुनाई 38, 19 तिया 57, 2 बार यहाँ भी जाएगा, तो 2 गुणे भागफल धन। अब शेष कितना बच रहा है? जब 19 का पहाड़ा 47 में पढ़ोगे तो शेष बचेगा 9, तो 9 शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जा रहा है? 9 आ जा रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा? 9 शेषफल हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जिसको ना समझ में आया हो अभी भी बताएं। देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है? एक संख्या को 342 से भाग करने पर, ठीक है, शेषफल 47 बचता है। हमने एक सूत्र पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब भाज्य हमने मान लिया x, ठीक है। अब x को हमने मान लिया तो x बराबर भाजक 342 भागफल गुणे भागफल धन शेषफल यहाँ दिया है 47, हमने लिख लिया। फिर बोला गया है कि इसी संख्या को, मतलब इसी की बात हो रही है जिसको x माना है और x बराबर इतना निकल कर आया है, तो इसी संख्या को 19 से भाग करने पर, तो इसी संख्या को हमने 19 से भाग कर दिया। तो 19 से जब हमने भाग किया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कट गई, जैसे 19 गुणे 18 जब हम करते हैं तो 342 आ गया, ठीक है, ये कट गया। तो 19 गुणे भागफल हो गया धन, 19 के पहाड़ा 47 में हमने पढ़ा तो 2 बार गया तो 2 गुणे भागफल आ गया, ठीक है, धन कितना शेष बचा यहाँ पे? 19 दूना 38, 9 शेष बचा, धन 9 शेषफल। तो वही जो 9 शेषफल है वही ज्ञात करना था और बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो सूत्र याद रखिएगा इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं ना, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा और बार बार इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करिएगा। नए प्रश्न अभी नहीं देखना है, कम से कम 3 से 4 बार इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करें। एक बार देख के फिर यदि दूसरी बार देखने बैठते हैं, बिना देखे आपको आ जाता है, बहुत अच्छी बात। तो कम से कम बिना देखे आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि किसी भी प्रश्न को जो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं आप बिना देखे कम से कम 2 से 3 बार उसको हल कर लीजिए। और यदि बिना देखे 2 से 3 बार उसको हल कर पा जाते हैं तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ जिनको नहीं मिलता है, बार बार बताता हूं, टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और प्रश्नों की पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए इसको बताएं। एक व्यक्ति अपनी आय का खर्च करता है, यहाँ पे बता देता हूँ कितना खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 62 सही 2/3, 62 सही 2/3। देखो जो एरर है पीडीएफ में मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 66 सही, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3 खर्च करता है और 1200 रुपये प्रतिमाह बचा लेता है। उसका मासिक खर्च कितना है ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो 66 सही 2/3% प्रतिमाह खर्च करता है। ठीक है, अब अगर खर्च करता है और क्या बोला जा रहा है, उसका मासिक खर्च कितना है। तो यदि इतना खर्च करता है तो बचाता कितना है? कुल सैलरी इसकी कितनी होगी? 100% होगी, माइनस, क्योंकि खर्च इतना करता है तो खर्च उसमें से हम घटा लेंगे। तो 66 गुणे 3 धन 2 करिए, 66 गुणे 3 धन 2 करोगे तो आ जाएगा 66 गुणे 3 198 और 2 200, 200/3, 200/3%। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? यहां से आ जाएगा 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। मतलब इतनी बचत करता है 100/3% या 33 सही 1/3% जो है ये मासिक बचत करता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये इसका हो गया मासिक बचत।
मासिक बचत उसका हो गया 33.3% या 100/3%। अब क्या बोला जा रहा है कि जो उसका मासिक बचत है वो है 1200 रुपया। मतलब जो हमने अभी निकाला है कि 33/3 ये क्या है, ये उसकी कुल सैलरी का जो प्रतिशत निकल के आता है वो होता है 1200 के इक्वल। मतलब यदि हम बात करें मासिक बचत बराबर, या आप ऐसे कह लीजिए मासिक बचत प्रतिशत बराबर 1200। ठीक है, मासिक बचत का जो प्रतिशत है वो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि 1200 के बराबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मासिक बचत प्रतिशत कितना है, 100/3%। तो 100/3% ये जो मासिक बचत इसका है बराबर ये कितने का हो गया, 1200 के हो गया। अब 100/3 याद रखिएगा, 100/3 ये जो है बचाता है, खर्च कितना करता है, 200/3। खर्च 200/3 करता है। ठीक है, अभी आपने निकाला था 66 से 2/3। तो यदि 200/3 खर्च करता है और 100/3 बचाता है तो 1200 के बराबर होगा। यदि हम 1200 बराबर कितने के हैं, 100/3 के, तो 200/3 कितना होगा, इसी को 200 गुणा कर दोगे आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 2400 रुपये आपका आ जाएगा। मतलब वो 2400 रुपये खर्च करता है। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो एक बार फिर से बोला गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है और रुपये 1200 प्रतिमाह बचा लेता है। अब हमें क्योंकि खर्च दिया है, यहाँ पे पैसों में दिया है बचत, तो हमें निकाल लेना है कि यदि खर्च 66 से 2/3 करता है तो बचत कितना करेगा, ये बचत करेगा 66 सही 2/3 को इसको 100% से घटा देंगे। तो यहां से हमने घटाया तो निकल के आया 100/3%। और ये 100/3% क्या है, ये इसकी बचत निकल के आ गई। और ये जो 100/3% है बराबर कितने के है, 1200 के है। खर्च कितना करता है, 200/3% करता है। तो यदि 100/3% बराबर 1200 तो 200/3% कितने बराबर होगा, क्योंकि ये 2 गुणे 100/3 कर दोगे इतना आ जाएगा, मतलब 2 गुने के बराबर होगा। तो 1200 गुणे 2 बराबर 2400, ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। इससे आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न हमारा छूट गया है और इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ये प्रश्न है, इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। चाल, दूरी, समय से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पे जरूर हमें ध्यान देना होता है इस तरह के प्रश्न में कि जो उनकी मात्रक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या दिया है, मीटर दिया है। तो ध्यान रखना है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही, मतलब यदि ए पॉइंट पर एक है, दूसरी बी पॉइंट पर है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। देखो, सबसे पहली बात कि 150 मीटर लंबी एक है, 150 मीटर लंबी दोनों, मतलब दोनों की लंबाई सेम है। समय पूछा जा रहा है, आप साधारण इतना याद रखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की दिशा में आ रही हैं। जब भी 2 रेलगाड़ियां या कोई भी 2 साधन एक दूसरे की दिशा में आ जाते हैं तो इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाती है ये जुड़ जाती है। तो यहां पे यदि हम चाल की बात करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, 90 + 90 जुड़ जाएगा। दूरी कितनी हो रही है, 150 मीटर और 150 मीटर। तो 150 और 150 कितना हो गया, 300 मीटर। ठीक है, अब हमने दूरी को लिया है मीटर में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चाल है इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 पंचे 90 बराबर 25 आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। अब एक की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो दूसरे की भी चाल क्या हो जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 मीटर प्रति सेकंड और 25 मीटर प्रति सेकंड दोनों जुड़ जाएगा, आ जाएगा कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड। मतलब चाल कितनी हो गई, 50। अब गुणा कर भाग कर देना है, तो 50 गुणे
6 बार जाएगा बराबर 6 सेकंड, आपका आंसर आ गया। मतलब इस तरह के प्रश्न हो, सबसे पहले जो यूनिट दिया हो वो हमें ध्यान में रखना है। किस में दिया है? मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर में दूरी दी गई है, मीटर में दूरी दी गई है। सबको एक यूनिट में रखने का प्रयास करना होता है, तभी ये सवाल हल होता है। और जब तक हम एक यूनिट में नहीं रखेंगे हम गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट में कर लो, चाहे सबको मीटर में ही कन्वर्ट कर लो, चाहे सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद एक ही सूत्र याद रखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी भैया कितनी है? 2 ट्रेन है, एक की लंबाई 150 मीटर, तो 2 की लंबाई, दोनों समान लंबाई की है, 300 मीटर। दूरी हो गई 300 मीटर, मतलब 300 मीटर उनको चलना है, तब एक दूसरे को पार कर पाएंगी। दूसरा, स्पीड यहाँ पे दिया है, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, तो निकल के आया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों की स्पीड क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, यदि मान ले एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसलिए जो सापेक्ष चाल होगी वो जुड़ जाएगी। यदि विपरीत दिशा में जाती होती एक दूसरे के, तो वहां पे सापेक्ष चाल जुड़ती नहीं, बल्कि वहां पे घट जाती। ठीक, तो इस तरह से 6 सेकंड आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अब हम देखने वाले हैं 23। चलो प्रश्न संख्या 23। उससे पहले एक सवाल मुझे लगता छूट गया, इसको देख लेते हैं। 22 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है एक व्यक्ति, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, सारा जवाब प्रश्न में मिल जाता है यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता है, यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि 2 गुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह बोला जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या बोला गया? एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मानना होगा कि माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब क्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया। आगे क्या बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाता है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का खरीदा था, तो इसने जो बेचा तो वो विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका? 20% लाभ कमाया है, तो 100 रुपये पे 20 रुपये, मतलब 120 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि 2 गुने दाम पर विक्रय मूल्य। अब क्योंकि क्या कह रहा है कि यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता है, मतलब 120 का है, अब इसको 2 गुने दाम पर बेचना है, तो 120 का 2 गुना बराबर मतलब 240 रुपये का बेचना है इसको। और जब 240 रुपये का हम इसको बेचेंगे, तब बोला जा रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ बराबर एक सूत्र होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, याद रख लेना है हमें, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हो रहा है? 240 का बेच रहा है, खरीदा कितने का सा? 100 का, तो लाभ यहाँ से घटा दो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया, गुणे 100 कर दो बटे क्रय मूल्य 100 हो गया आपका। यहाँ पे कितना आया? 140 गुणे 100 बटे 100 बराबर क्या आ गया? 140%। मतलब लाभ कितना कमाया उसने? उसका लाभ प्रतिशत होगा 140%। ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अब इस यहाँ भी किसी को ना समझ में आया हो, फिर से बताता हूँ एक बार। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया 20% का लाभ कमाता है, तो हमने मान लिया उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, जो खरीद मूल्य था, वो था 100 रुपया। अब अगर 100 रुपये का हमने खरीदा था, उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने पे होगा? वो 20% यदि हम लाभ पे बेचेंगे
तो जैसे हमने मान लिया 100 रुपये माना है, यदि x मानेंगे तो आ जाएगा 20% लाभ, मतलब 120x बटा 100, बात तो वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 माना है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य जैसे ही हमने 100 माना, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 120 रुपये, क्योंकि 100 रुपये पे 20% की बात आएगी तो 20 रुपये कमाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। फिर बोला गया है कि 120 रुपये जो बेचा है उसने, अब यदि उसी वस्तु को जो 120 में बेचा है उसी को यदि उसके दोगुने मूल्य पर बेच दे, मतलब 120 को पहले बेचा था, अब उसके दोगुने मूल्य मतलब 120 गुणे 2 बराबर 240 में बेचेगा, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है लाभ कितना हुआ, क्योंकि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब तो एक प्रकार से देखें, क्रय मूल्य तो हमें पता है 100 रुपये हमने खरीदा था, विक्रय मूल्य क्योंकि 120 में जो हमने बेचा था, अब इसके 2 गुने पे बेच दिया, विक्रय मूल्य भी हमें पता हो गया 240 रुपये, तो लाभ क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 140 रुपये। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा परीक्षा में लाभ, आप हमेशा परीक्षा में ध्यान रखिए कि आपसे लाभ पूछा जा रहा है या लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। लाभ पूछा जा रहा है तो यही हमारा उत्तर हो जाता है 140, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसलिए लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ हुआ 140 का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 100 बराबर 140%। ये हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए, यदि नहीं समझ में आता है, बार बार कहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा निश्चित रूप से दोबारा बताऊंगा। जब तक प्रत्येक छात्र को समझ में नहीं आ जाता तब तक यदि हम बोल दें कि सारी चीज़ें हमारी सफल हैं तो वो सफल नहीं है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में जो छात्र है उसको भी समझ में आए। यदि नहीं समझ में आता है, बार बार कहता हूँ, आप बताएं, आपके लिए एक अलग से कक्षा में ले आऊँगा जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे उनकी चर्चा हम कर लेंगे। चलिए इसको बताएं, इस प्रश्न की चर्चा करें। क्या कह रहा है, कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। देखो, इस तरह के प्रश्न जब होते हैं जहाँ पे बच्चों की तुलना किससे की जा रही है, महिलाओं से की जा रही है। क्या बोला जा रहा है, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर लेती, मतलब 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में किया गया जो काम है वो बराबर किसके होगा, 10 बच्चों द्वारा 14 दिन में किए गए कार्य के। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में किया गया जो कार्य है, 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में जो किया गया वो कार्य है वो बराबर किसके है, 10 बच्चों द्वारा 14 दिन में किए गए कार्य के, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 महिलाओं द्वारा 7 दिन में जो किया गया कार्य है वो बराबर होगा 10 बच्चों द्वारा 14 दिन में किए गए कार्य के। क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये चीज निकल गई। अब यहां से हम यदि हम निकाल लें कि एक महिला का कार्य क्या होगा, एक महिला कितना कार्य करेगी बच्चों की तुलना में, तो यहां से पता चल जाएगा। अब हमने निकाल लिया एक महिला कितना कार्य करेगी। एक महिला का कार्य यदि हम निकालें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 14 बच्चे, क्योंकि इधर बच्चे हैं, बटे 10 गुणे 14 बच्चे बटे 10 गुणे 7, क्योंकि यहाँ पे 10 और 7 था, बराबर करेंगे, इधर नीचे चला जाएगा, यहाँ कट गया, मतलब 7 दूना 14, मतलब क्या निकल के आया, एक महिला का कार्य बराबर 2 बच्चों का कार्य, मतलब 2 बच्चों का कार्य, मतलब जितना कार्य एक महिला करेगी उतना कार्य 2 बच्चों के कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ गई। अब इसी तरह से क्या बोला गया है कि 5 महिलाएं, लास्ट में क्या बोला गया, 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस कार्य को कितना करेंगे। तो अब इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो या तो आप बच्चों को महिलाओं में कन्वर्ट कर दो या तो महिलाओं को बच्चों में कन्वर्ट कर दो, तभी आंसर निकाल सकते हो। और हमने क्या प्रयास किया कन्वर्ट करने को, महिला को कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, किसमें, बच्चों में। तो हमारा निकल के आ गया एक महिला का कार्य बराबर 2 बच्चों का कार्य, ये निकल के हमारा आ गया है। अब इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे 5 महिलाओं की बात की गई है तो 5 महिलाओं का यदि हम कार्य निकालेंगे तो कितने बच्चों के बराबर होगा,
5 महिलाओं का कार्य बराबर होगा 2 गुणे 5 बराबर 10 बच्चों के बराबर होगा, 10 बच्चों के कार्य के बराबर होगा। ठीक है, फिर आपने एक सूत्र पढ़ा है, सबको याद रखना है, M1 MDH का नाम सुना है ना, M1D1 इक्वल टू M2D2 एक फार्मूला होता है, जहां पर M क्या है, ये जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या, D क्या है, डे होता है, यहां पर भी जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या, और D2 क्या है, दिन। अब M1 बराबर, क्योंकि क्या बोला गया है, 5 महिलाएं और 10 बच्चों की बात की गई है, और 5 महिलाओं को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, 5 महिलाओं को हमने कन्वर्ट कर दिया बच्चों में। ठीक है, 5 महिलाएं व 10 बच्चे। तो अब इसको इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं। M1 बराबर क्या आ जाएगा, M1 बराबर आ गया 10 बच्चे, D1 बराबर आ गया, यहाँ पे यदि हम बात करें D1 बराबर आ गया 14। ठीक है, ये कहाँ से हमने लिया, ये यहाँ पे दिया था कि 10 बच्चे जो हैं वो 14 दिन में करते हैं, मतलब उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं। तो M1 D1 यहाँ से हो गया बराबर है M2, अब कितना हो गया, 5 महिलाएं और 10 बच्चे। 5 महिलाएं कितने के बराबर हैं, 10 बच्चों के बराबर हैं, और 10 बच्चे और हैं, मतलब 20 हो गया। M2 बराबर 20 हो गया, और D2 ज्ञात करना है कि कितने दिन में करेंगे। तो 10 × 10, 10 दूना 20, 2 7 14, D2 बराबर आ गया 7, मतलब 7 दिन में कार्य हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब जिनको ना समझ में आया हो एक बार फिर से बता देता हूँ। इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, पुरुष महिला बच्चे कुछ भी दिए हों, सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें प्रयास करना है कि जो वहाँ पे संख्या दी हुई है, ठीक है, जैसे पुरुष और महिला की बात हो या महिला और बच्चों की बात हो, यहाँ पे महिला और बच्चों की बात थी, तो हमें किसी एक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम सूत्र लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, तो यहाँ M1 जो है वो और M2 जो है वो एक ही वर्ग को दर्शाता है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे M1 और M2 क्या बच्चों के वर्ग को दर्शा रहा है, मतलब सारी कन्वर्सेशन जो है हमें वो बच्चों में कन्वर्ट करनी है। तो हमने क्या देखा कि बोला जा रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, मतलब 10 महिलाएं जो हैं वो जो 7 दिन में कर लेती हैं उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि 10 महिलाओं का 7 दिन का काम बराबर 10 बच्चों का 14 दिन का काम। यहाँ से हमने निकाल लिया एक महिला कितना काम करती है, तो एक महिला का काम निकल के आया बराबर 2 बच्चों के, मतलब एक महिला 2 बच्चों के बराबर काम करती है। यहाँ से हमें पता चल गया। फिर हमने देखा प्रश्न में लास्ट में क्या बोला गया, 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो क्योंकि हमने प्रयास किया है बच्चों में कन्वर्ट करने का, तो हमने देखा 5 महिलाएं, एक महिला बराबर 2 बच्चों की आ गई थी, तो 5 महिला कितने बच्चों के बराबर काम करेगी, 10 बच्चों के बराबर काम करेगी। ठीक है, और 10 बच्चे पहले से हैं तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 आपका जुड़ के हो गया 20। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो M2 आपका आ गया मैन फोर्स 2, ये आ गया 20। ठीक है, D2 हमें ज्ञात करना है, यही तो पूछा गया ना, 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितना करेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। अब हमने देखा क्योंकि बच्चों की बात कर रहे हैं तो M1 D1 किसका लिया जाएगा, बच्चों का लिया जाएगा, मतलब M1 10 बच्चे 14 दिन में करते थे, उससे हमने इस फार्मूले में लाके रख दिया और हमारा सवाल निकल गया। अब इसी को यदि हम दूसरे शब्दों में कर लेते, उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम निकाल लेते एक बच्चा कितने के बराबर है, तो यहाँ से एक बच्चा बराबर निकल जाता 1/2 महिला। ठीक है, अब एक बच्चा बराबर 1/2 महिला यहाँ से निकल जाता, तो यहाँ पे हम क्या निकालते थे, 10 बच्चे कितने हो जाते, 10 बच्चे बराबर 5 महिला के हो जाते, और 5 और 5 10 हो जाता, मतलब तब हम निकालते तो D2 बराबर कितना हमारा आ जाता, सॉरी M2 बराबर कितना आ जाता, 10 आ जाता। M1 बराबर कितना आ जाता, M1 जो दिया था पहले 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती हैं, M1 बराबर भी 10 आ जाता, और M2 यहाँ पे D1 कितना दिया है, 7 दिया है, और D2 हमें ज्ञात करना होता। तो यदि हम लिखते 10 गुणे 7 बराबर 10 गुणे D2 तो 7 निकल के आ जाता। बात वही है, किसी भी तरह से निकाले, सिर्फ इतना याद रखना है, इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले या तो बच्चों को महिला में कन्वर्ट कर लेना है, या तो महिलाओं को बच्चों के बराबर इक्वल क्या इक्वेशन बनता है उसमें कन्वर्ट कर लेना। पुरुष होते हैं तो भी उनको किसी एक में रखने का प्रयास करना है, और लास्ट में M1 D1 बराबर M2 D2 ये सूत्र लगा देना है, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको बताएं। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं होना चाहिए। एक बार देख लेता हूं मैं। यहाँ पे है, यहाँ प्रश्न में है 7 से भाग हो जाती हैं, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती हैं, वही बात यहाँ पे पूछी जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं, जो 7 से कट जाती हैं। तो 11 से यदि हम बढ़ें तो क्या 11 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 भी 7 से नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 14 कटेगा। तो सबसे पहले 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या 15 कटेगा? नहीं। 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं। ठीक है, और 19 ये भी नहीं कटेगा 7 से, 20 ये भी नहीं कटेगा, 21 कटेगा। जी हाँ, 21 कटेगा। मतलब फिर आएगा अगला 21, इसी तरह से अगला आ जाएगा 28, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी संख्या 90 तक है तो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो हमें क्या बोला गया है कि इनमें से कितनी संख्याएं हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हम चीज़ों को गिनते चले जाएं, 20, 21, 22 इस तरह से देखते चले जाएं, मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं तो 70 तक निकल जाएगा कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। या एक दूसरा तरीका होता है क्या, जैसे एक है 14, 7, 28, तो यहाँ पे इनका सर्वांतर कितना निकल के आ रहा है? 7। इनमें अंतर कितना निकल के आ रहा है? 7 निकल के आ रहा है। तो आप जानते हो श्रेणी क्रम आपने सुना होगा, Tn nवां पद बराबर होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला होता है समानांतर श्रेणी का। और यहाँ पे जो श्रेणी बन रही है वो समानांतर श्रेणी बन रही है। अब इस बात करें a क्या होता है? a बराबर होता है पहला पद। ठीक है, n बराबर होता है नंबर ऑफ पद कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पद nवां। ठीक है, डी कितना होता है? डी होता है सार्वधातर। ठीक है, डी होता है आपका सार्वधातर। अब Tn निकालना है, Tn निकालना है। तो Tn आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Tn आपका दिया हुआ, मतलब जो अंतिम पद इसमें 7 से कटेगा वो क्या होगा? 90 के बीच में, 90 के बीच में जो 7 से कटने वाला अंतिम पद होगा वो होगा 84, इसके बाद नहीं कटेगा। तो Tn बराबर आ गया 84। ठीक है, a बराबर पहला पद मतलब 14 प्लस n हमें ज्ञात करना है कितने पद होंगे? n माइनस 1 इंटू डी, सार्वधातर आ गया 7। ठीक है, 84 में से ये 14 घट जाएगा, ये आया 70 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ये कट के आ गया 10, n बराबर आपका आ गया 11। ठीक है, n बराबर कितना आपका आ गया? 11। तो n बराबर जो 11 आया है यही आपका उत्तर होगा। इसका सही उत्तर है 11। 11 दिया हुआ है, जी हाँ 11 दिया हुआ है। ये सूत्र इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे तो 90 तक था, हम अंगुलियों से भी गिन सकते थे। ठीक है, एक एक करके, लेकिन इसलिए बताया मान लीजिए 1000 में पहुँच जाए संख्या, 2000 में पहुँच जाए, 10,000 में पहुँच जाए, तो आप आसानी से इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। Tn nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है पहला पद, n दिया है जो नंबर ऑफ पद, और डी दिया है सार्वधातर, मतलब पहले और दूसरे पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये तभी लगेगा जब ये जो श्रेणी है ये समानांतर श्रेणी बनेगी। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, वो बनेगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा। समांतर श्रेणी के लिए ये लगेगा, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। यदि आप एक एक काउंट करना चाहते हो वहां से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी। इसको बताओ, एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा प्रश्न अच्छा है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। यदि 1 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट का समय लगता हो तो उस स्थान की दूरी कितनी है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला गया है? दूरी बोला गया है कितनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अभी आगे हम बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी है जब नदी की बात आती है, क्योंकि बोला गया है कि कोई व्यक्ति है, मान लो ए से बी तक जाता है। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए से बी तक जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ देखनी है। मान लीजिए नदी की धारा है तो किसी ना किसी दिशा में बह रही होगी। मान लीजिए इस दिशा में नदी की धारा बह रही है। ठीक है,
अब अगर इसी दिशा में बह रही है और एक व्यक्ति को ए से बी तक जाना है और बी से ए तक आना, मतलब एक बार वह जो व्यक्ति है वो नदी की धारा के साथ साथ जाएगा, एक बार नदी की धारा के विपरीत दिशा में आएगा। तो जब नदी की धारा के साथ साथ जाएगा तो इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, मतलब जो व्यक्ति की स्पीड होगी वो प्लस नदी की स्पीड जो होगी, नदी के जल की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी। जब वापस आएगा तो व्यक्ति की स्पीड से नदी की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में अभी ये तैर रहा है। ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, बोला गया है व्यक्ति की शांत जल में चाल। तो व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या होगी ये हम देख लेते हैं। दिया हुआ है, कितना दिया है, 7 से ही 1/2, मतलब 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि इतना गति से बहती हुई नदी, मतलब नदी की चाल कितनी है, नदी की चाल दी है 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यदि हम बताएं तो यहां से हमें निकालना है सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल यहाँ पे कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल जब हम नदी की दिशा में जाएंगे, सापेक्ष चाल हमें तब निकालना है जब हम नदी की धारा की दिशा में हैं, मतलब धारा की दिशा में तैर रहे हैं। तो जब धारा की दिशा में तैर रहे होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगी। 15/2 प्लस 3/2 आ जाएगा 18/2, और 18/2 का मतलब हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कब होगा, जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा ए से बी की तरफ है। अब जब हम बी से ए की तरफ तैरेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में तैरेंगे। तो जब धारा के विपरीत हम आएंगे, धारा के विपरीत, तो चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत सापेक्ष चाल तब जब धारा के विपरीत तैरेंगे तो घट जाएगा। 15/2 माइनस 3/2 बराबर 12/2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो चाल निकल के आ गई कि इसी चाल से हमें तैरना है। अब समय क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि आने और जाने में लगते कितने हैं, 50 मिनट लगते हैं। जाने में और आने में दोनों में 50 मिनट लगते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, सबको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। हमने मान लिया कि ए से बी की जो दूरी है वो x किलोमीटर है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, x किलोमीटर। चाल कितनी है, जाते समय यदि हम बात करें धारा की दिशा में 9, फिर वापस आते समय, क्योंकि समय दोनों का आने जाने का समय दिया है 50 मिनट, तो इसके जाने का समय में आने का समय जोड़ दिया जाएगा। आने के समय फिर भी दूरी सेम है तो x हो गया, और चाल यहाँ पे घट गई, यहाँ पे कितना आ गया 6, बराबर कितने के दिया है, मतलब आने और जाने में कितना समय लगा, 50 मिनट के समय लगा। क्योंकि सारी चीज़ें किस में हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हम घंटा में बदल लेते हैं, 60 से 50 को भाग दे देते हैं, तो समय भी हमारा घंटे में बदल गया। मतलब जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर 50 मिनट। तो जाने में लगा समय x/9, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x है, चाल 9 है। आने में लगा समय x/6 बराबर 50/60 के। अब इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम इसका आ जाएगा 18, तो ये हो गया 2x धन 3x बराबर 5/6। ठीक है, इसको काट दो, 5 6 3 18, 3 हो गया, और ऊपर आ गया 5x, तो 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर आ गया 3 किलोमीटर। हल करोगे तो x बराबर 3 किलोमीटर आ गया, यही आपका उत्तर हो गया। मतलब ए विकल्प में भी दिया है 3 किलोमीटर, बी विकल्प में दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना ज्ञात करना था कि कितना होगा, वो हमने निकाल लिया। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न यदि बनता है तो जरूरी है कि आप इस प्रश्न का कम से कम 3 से 4 बार अभ्यास किए रहें। आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से लगाए रहें, 3 बार 4 बार, जितनी बार आप लगा सको उतनी बार इसी सेम प्रश्न को लगाना है। प्रश्न नहीं चेंज करना है, इसी प्रश्न को लगाना है कम से कम 4 से 5 बार। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन आज ही बैठ के 4 बार लगा लिए, 1-2 बार आज लगा लीजिए, 1-2 बार 2 दिन बाद लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जब 4-5 बार आप एक ही प्रश्न को कर लोगे ना, तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप उनमें गलतियां नहीं करोगे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और सब में यही ध्यान रखना है कि जब बात किया जाए कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और पुनः वापस आता है तो कितना समय लगता है, या तो वहां पे तुरंत मान लेना है कि जो स्थान है उसकी दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो है x है, और जो x मान लिया वो दूरी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसी स्थान से आप a स्थान से b तक जा रहे हो और b से पुनः वापस आ रहे हो, तो जो जाने में दूरी है वही आने में भी दूरी है, वो नहीं बदलेगी। ध्यान क्या रखना
रखना है हमें, यहाँ पे ध्यान हमें रखना है चाल, जो व्यक्ति की चाल होगी जब धारा की दिशा में जाएगी तो ध्यान रखना है, जब हम धारा की विपरीत दिशा में वापस आएंगे तो वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, इसको बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 रुपये तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपये हो जाती है, राशि क्या है? क्या बोला जा रहा है आप खुद सोचिए, कितना आसान सा प्रश्न है, दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो कितनी आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं। बोला जा रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 रुपये तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपये हो जाती है। आपने एक सूत्र सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है आज नोट कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे 1 धन दर बटा 100 घात समय, ये होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को लिख देते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 रुपये हो जाते, तो ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 4,624 बराबर मूलधन नहीं दिया है P इंटू 1 धन R दिया है, 2 वर्ष में R भी नहीं दिया है, R/100 पावर कितना है n, 2 वर्ष में बात हो रही है तो 2 वर्ष हो गया n के स्थान पे। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कहा जा रहा है कि यही चीज़ है जो 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है, तो 4,913 कब हो रही है? ये जब P इंटू 1 धन R/100 की पावर 3 तब हो रही है ये 13। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि राशि क्या है वो बताइए हमें, राशि पूछा जा रहा है आपसे। तो अब यहाँ पे क्या कर देना है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है कि एक दूसरे को विभाजित कर दो, मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दे दो या समीकरण 2 से 1 को भाग दे दो। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से 1 को भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा 4,913 बटे 4,624। ठीक है, बराबर P से P कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है। ठीक है, हर और अंश में। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 धन R/100 की घाते 3 बटे 1 धन R/100 की घाते 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इसको जब हम काट देंगे तो काटिए आप जरा, गुणा भाग करिए और बताइए कितना आ रहा है, और नहीं बताना है तो अभी आगे नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब इसको ऐसे रहने दीजिए अभी, 4913 बटे 4624 बराबर। अब देखो यहाँ पे घाते 3 है, यहाँ पे घाते 2 है, तो 2 घाते कम हो जाएंगी, भाग में घाते घटती हैं, तो 3 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 1 बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 1 धन R/100। ठीक है, 1 धन R/100 यहाँ से आ गया हल हो करके। अब 1 धन R/100 है तो R/100 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,913 बटे 4,624 माइनस 1। अब इसको जब आप हल करोगे, इसको हल करने पे, क्योंकि मैंने हल किया है तो मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। ये हल करने पे आपका आ जाता है R/100 बराबर, ये आ जाएगा 289 बटे 4,624। ये हल करने पे आपका आएगा, और जब इसको आप हल करोगे तो R बराबर यहाँ से आ जाएगा 25/4। ठीक है, आप हल कर लेना, गुणा भाग करना है, मैंने किया है। देखो मैं रफली करके लेके आया हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको गुणा भाग जब आप करोगे तो R बराबर आ जाएगा 25/4। अब जब R बराबर आपका आ गया 25/4, तो इसी R का जो मान है किसी भी समीकरण में ले जाके रख देना है, चाहे आप इसमें ला के रख दो 2 नंबर में, चाहे 1 नंबर में, और जो P की वैल्यू आएगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना स्वयं से करना है, यदि नहीं आता है तो बताइएगा, यदि नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से तुरंत बताइएगा, आपकी तुरंत मदद की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे 1 धन दर बटे 100
की खाते समय, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव क्या होगा? अब यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रति शेयर का बाजार भाव बराबर x रुपया, ठीक है। और जैसे ही x रुपया मानते हैं, तुरंत यहाँ पे यदि देखोगे तो क्या बोला जा रहा है कि 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा x का 12% बराबर 20 का 9%। अब आसानी से आप इसको हल कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, कल इसको फिर से बता देंगे। चलिए इसको बताएं। अब बहुत सारे लोग होंगे कि इसको देख के घबरा गए होंगे कि क्या प्रश्न आ गया, क्योंकि चार्ट वाले जो इस तरह के सवाल होते हैं बहुत सारे लोग इसमें घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जितना बड़ा बनाया गया है ये उतना ही आसान हो। चलिए देख लेते हैं। बोला गया निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ग में खेलों पर किया जाने वाला एक व्यय को दर्शाता है, ठीक है। और क्या करना है? फुटबॉल, देखो फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है ये ज्ञात करना है। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया है ये ज्ञात करना है। अब बात हो रही है किसकी? फुटबॉल और क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है। फुटबॉल पर यदि हम देखें तो यहाँ पे 54% खर्च किया गया है, ठीक है। उसी तरह से यदि हम बात करें फुटबॉल पे तो फुटबॉल हो गया 54, क्रिकेट हो गया 81, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात किया जाए दोनों में अंतर की, यदि हम बात किया जाए कि फुटबॉल पर व्यय क्रिकेट से व्यय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब फुटबॉल पर व्यय क्रिकेट से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे है 81, वहाँ पे है 54। तो आप क्या करोगे? 81 माइनस 54 गुणे 100/81, ठीक है। अब जो आएगा वही प्रतिशत हो जाएगा। अब 81 में से जब आप 54 घटाओगे तो आपका निकल के जो भी आता है वो आप कर लेना। यहाँ पर भी कुछ नहीं था, जैसे आपने पढ़ा है ना, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे क्या बोला है कि फुटबॉल पर व्यय क्रिकेट से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि प्रतिशत कम की बात की जा रही है, प्रतिशत कम की बात की जा रही है, तो ये जो कम, कितनी कमी है? कमी गुणे 100, कमी गुणे 100 बटे जिससे तुलना की जाए उसकी बात यहाँ पे रखो रही है, मतलब कौन सा अधिक है। ये एक सूत्र होता है, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100 बटे जिसकी तुलना की जाती है, जो ज़्यादा होता है वो यहाँ पे रख दिया जाता है और सिंपल सा आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है। प्रतिशत कमी बराबर कमी, कितनी कमी की जा रही है? कमी गुणे 100 बटे जो पहला वर्ग है जिससे तुलना की जा रही है उसकी बात यहाँ पे कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है प्रतिशत कमी बराबर कमी, मतलब कितनी कमी की गई है। एक में 81 है, एक में 54 है, तो 81 में से 54 घटाओगे तभी तो कमी पता चलेगा। गुणे 100 बटे जिससे तुलना की जाए, जो अधिक वाला है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है प्रतिशत अधिक, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। इसका सूत्र है, याद रखिएगा, प्रतिशत कमी प्रतिशत मुनाफा, ये इस तरह के सूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पीडीएफ में नहीं है, ये तो पहले दिन का था। इतना प्रश्न हमारा लक्ष्य था कि पहले दिन हम समाप्त करते, लेकिन हम पहले दिन नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज भी कुछ प्रश्न हैं, इनको भी हमें देखना है और इसी के बाद मैथ की जो चर्चा है वो रोकी जाएगी और सिर्फ टॉपिक विशेष आपको अध्ययन कराए जाएंगे। 2 दिन में लगभग 30 से 40 प्रश्नों का यहाँ पर आपका अध्ययन कराया जा रहा है और 30 से 40 प्रश्न जो आपके अध्ययन कराए जा रहे हैं वो लगातार आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम बढ़ेंगे बिहार राज्य विशेष पर, लेकिन जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनका हम लगातार अध्ययन करेंगे, ठीक है, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रयास यही था कि आपको पता चले प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। चलिए इसको देखिए, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। चलिए, पीडीएफ यदि नहीं मिली है आज आपको मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इसको बताएं। ए बी सी किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए 7:2:1 के अनुपात में लगाते हैं। कुल लाभ 18% होता है और ए को 30% तथा बी को 20% कर चुकाना है। ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? बोला जा रहा है ए के और बी के बीच में तुलना करनी है। देखो, जिस अनुपात में व्यक्ति पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में व्यक्तियों द्वारा लाभों का बंटवारा भी किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में पूंजी लगाई गई है बंटवारा भी उसी अनुपात में देखने को मिलेगा। अब जिस अनुपात में पूंजी लगाई गई है उस अनुपात में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी का कुल लाभ कितना हुआ है ये देख लेते हैं। ए, बी, सी का, ये तो लाभ प्रतिशत दिया है ना, तो कुल लाभ कितना हुआ? ए, बी, सी का कुल लाभ कितना हुआ है ये हमें देखना है। कुल लाभ बोला जा रहा है कि 18% हुआ है। कुल लाभ 18% हुआ है, तो 18% यदि हुआ है कितने में? 20 लाख हमने लगाया था, तो 20 लाख का 18% यहाँ पे हम निकालते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुणे 18/100। तो यहाँ से हमारा निकल के आया कि जो कुल लाभ हुआ है उसकी यदि हम बात करें तो 18 दूनी 36 और 2 2 4, 1 2 3 4, इतना लाभ आपको देखने को मिल रहा है। कुल लाभ आपको देखने को मिल रहा है 3,60,000। अब 3,60,000 ये क्या है? कुल लाभ है। और इस लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? कुल लाभ में ए का हिस्सा, कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? देखो, ए ने 7% की हिस्सेदारी की थी, तो निश्चित रूप से जो इसका हिस्सा होगा वो उतने ही प्रतिशत होगा, तो 7% होगा। अब यहाँ पे 3,60,000 गुणे 7% कितने में? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7/100 नहीं निकाला जाएगा प्रतिशत, 7/100 नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात कितने की हो रही? 7 और 2 9 और 1 10, मतलब 10 में बात हो रही है। ठीक है, तो 10 लिखा जाएगा, 7/10। ठीक है, अब इसका जो कुल लाभ निकल के आ गया कि ए का जो कुल लाभ में हिस्सा है वो निकल के आ गया। यहाँ से कट करोगे तो 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 एक क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया कि ए का कुल कितना हिस्सा होगा, क्योंकि ए ने 7% की हिस्सेदारी की थी, तो लाभ में भी उसका 7% हिस्सा होगा। इसी तरह से बी का कुल कितना हिस्सा हो जाएगा लाभ में? तो बी का कुल कितना हिस्सा हो जाएगा ये देख लेते हैं। 3,60,000 गुणे बी कितना हिस्सेदार था? 2%, तो 2/100 हो जाएगा। अब यहाँ से करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 दूना 72। ठीक है, सॉरी 2/10 लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 72,000। 72,000 बी का हिस्सा हो गया। इसी तरह से सी की यदि हम बात करें तो सी क्योंकि 1% का हिस्सेदार है, तो 3,60,000 में गुणे 1/10, मतलब 1 0 कट जाएगा, बराबर 36,000 रुपये का हिस्सेदार जो है लाभ का वो सी है। तो तीनों के लाभ का हिस्सा निकल गया। ठीक है, तीनों के लाभ का जब अब हिस्सा निकल गया, अब हमें क्या करना है? क्योंकि बोला गया है कि ए जो है वो उसको 30% कर चुकाना है, बी को 20% कर चुकाना है। तो ए को जब 30% कर चुकाना है, यदि हम ए की बात करें तो ए जब 30% कर चुकाता है तो लाभ का उसके पास कितना हिस्सा बचता है? 30% यदि अपने लाभ में से वो कर चुका दिया तो उसके पास हिस्सा कितना बचा? 70% बचा, क्योंकि 100 होता है, 100 में से 30 कर दे दिया, बचा कितना? 70%। मतलब जो ए का कुल लाभ था, ये वाला ए का जो ये कुल लाभ था, इसका 30% हिस्सा वो टैक्स में दे दिया, बचा कितना उसके पास? 70%। तो इसका 70% हम निकाल लेते हैं तो वो पता चलेगा ए का कुल शेष लाभ कितना है। तो ए का जब हम कुल शेष लाभ निकालेंगे तो कुल 2,52,000 रुपये इसको लाभ मिले थे, 30% टैक्स दे दिया, इसका 70% हिस्सा ही इसके पास बचा हुआ है। और 70% हिस्से की जब हम बात करते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1,76,400। ठीक है, 1,76,400 रुपया इसका कुल शुद्ध लाभ है टैक्स चुकाने के बाद। इसी तरह यदि हम बी की बात कर लें,
बी का कितना होगा, तो बी का भी कुल लाभ कितना था, बी का कुल लाभ था 72,000। अब 72,000 में से उसने कितने टैक्स चुकाने हैं, 20% टैक्स चुकाने हैं। तो 72,000 का यदि हम बात करें, इसको 20% टैक्स चुकाने हैं, बचेगा कितना, 80%, 80/100। तो इसका जो यहाँ पे बचेगा कुल हिस्सा वो है 57,600 रुपया। ठीक है। अब ए का शुद्ध लाभ बचा है 1,76,400, बी का कुल शुद्ध लाभ बचा है 57,600। अब क्या पूछा गया है, ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कम अभी हमने सूत्र आपको बताया था। तो प्रतिशत अधिक की जब बात आती है तो सबसे पहली बात कि प्रतिशत अधिक की बात हो रही है तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कमी या प्रतिशत अधिक बराबर कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है मतलब इसका सूत्र होता है अधिक गुणे 100, अधिक गुणे 100 बटे जो कम वाला होता है उसकी बात यहाँ पे कर दी जाती है, मतलब बी। ठीक है, कम वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे कर दिया जाता है। जब हम प्रतिशत कमी निकालते थे तो हर में क्या होता था, अधिक वाला हिस्सा होता था, लेकिन जब हम प्रतिशत अधिक निकालते हैं तो नीचे कमी वाला हिस्सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रतिशत अधिक की बात हो रही है तो कितना अधिक है आप घटा लेना, 1,76,400 में से 57,600 घटा लेना तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। जितना घटाने पे आएगा उतना गुणे 100 बटे 57,600, तो पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत इसका अधिक है। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। ये दो सूत्र आपको याद रखने, जैसे इससे पहले आपने प्रतिशत कमी वाला देखा कि प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100 बटे जो अधिक वाला हिस्सा था उसकी बात की जाती थी, मतलब जो फायदे में रहता था, जो ज़्यादा हिस्सा रखता था। इसी तरह से प्रतिशत अधिक की जब बात करते हैं तो कितना अधिक है, अधिक गुणे 100 बटे जिससे तुलना की जाए, मतलब जो कम हो उसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, इसी तरह आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया है आप बताइएगा, ठीक है, अवश्य बताइएगा। चलिए, इस तरह का प्रश्न कल हमने हल किया था और आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस तरह के प्रश्न में आप भी प्रयास करें, और सभी के सभी प्रश्न आपको बार बार कह रहा हूं आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए बताएं, चलिए जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। पानी की एक टंकी के तल में दो छेद ए तथा बी हैं। ठीक है, केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है, केवल बी छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 20 मिनट में। ठीक है, एक को खोल देने पे 30 मिनट में खाली होती है, एक को खोल देने से 20 मिनट में खाली होती है। आगे बोला जा रहा है यदि 10 मिनट तक दोनों को खोल कर रखा जाए तथा बी को बंद कर दिया, मतलब 10 मिनट को दोनों को खोलकर फिर बी को यदि हम बंद कर दें तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। अब भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आपको देखना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, कल मैंने बताया था कि इस तरह के कोई भी जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जैसे इसमें दो टोटी दिए हुए हैं, दो छेद की बात हुई है, तो वो कितने देर में खाली हो जाते हैं। तो जैसे पहले की यदि हम बात करें, यदि पहले छेद को यहाँ पे दो दिया है, यदि ए तथा बी हैं, तो यदि ए वाले की यदि हम बात करें, यदि ए द्वारा टंकी को 1 मिनट में, ए द्वारा टंकी का 1 मिनट में खाली हुआ भाग, देखो क्योंकि ये ए वाला जो है वो 30 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, ए वाला जो है वो 30 मिनट में खाली कर देता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1 मिनट में ये खाली करेगा 1/30 भाग। ठीक है, इसी तरह से जो बी वाला है वह 1 मिनट में कितना खाली करेगा, क्योंकि वह कितने में खुलता है, 20 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/20 भाग करेगा।
ठीक है, पहले दोनों का हमने देख लिया, दोनों की कुल क्षमता दी है कि एक बार खुल जाएंगे तो कितने दिन में खाली कर देंगे, बी वाला कितना दिन में खाली कर देगा, सारा चीज़ें दी हुई हैं। तो हमने देख लिया कि यदि हम ए की बात करें तो 1 मिनट में कितना खाली करता है, यदि हम बी की बात करें तो वह 1 मिनट में कितना खाली करता है, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल लिया। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि 10 मिनट तक दोनों को खोलकर छेद बी बंद कर दिया जाता है, पहले दोनों को 10 मिनट तक खोला जाता है, कहने का मतलब है कि यदि दोनों को 10 मिनट तक खोल दिया जाए, दोनों को 10 मिनट तक खोलने पर खाली भाग कितना होगा। अब दोनों को साथ साथ खोला जा रहा है तो 10 से गुणा कर दो, 1 मिनट में ये खोलता है 1/30, ये खाली करता है 1/20, तो इसको जोड़ दिया हमने, 10 से गुणा कर दिया। 1 मिनट में ये खाली करते हैं दोनों साथ मिलकर 1/30 धन 1/20, तो 10 मिनट में कितने करेंगे, 10 से आप गुणा कर दो, यहाँ से ये आपका हल होके आ गया 1/3 धन 1/2 बराबर ये आपका आ गया 5/6। ठीक है, मतलब 10 मिनट में ये 5/6 भाग खाली कर देंगे। अब अगर 10 मिनट में ये 5/6 भाग खाली कर देंगे तो शेष भाग कितना है, शेष भाग आपका आ जाएगा 1 - 5/6 बराबर 1/6। अब 1/6 भाग शेष बचा हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है, यदि छेद बी बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। यदि 10 मिनट तक दोनों को खोलकर छेद बी बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब बी को बंद कर दिया गया, मतलब खाली कौन कर रहा है, ए खाली कर रहा है, और ए क्या है, 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1/30 खाली करता है। तो 1/6 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा उसको, 1/6 भाग खाली करने में यदि हम समय की बात करें तो ये आ जाएगा 1/6 बटे 1/30 बराबर 30/6 बराबर 5। ठीक है, तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 5 मिनट। लेकिन क्योंकि 5 मिनट तो तब लगेगा जब एक बंद कर दिया जाता है, एक चालू रहता है, और 10 मिनट पहले दोनों साथ साथ चले हैं, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 10 मिनट जो दोनों साथ साथ काम किए हैं प्लस 5 बराबर 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़िए, यदि कहीं पे डाउट हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ। एक बार पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, एक बार पहले पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। चलें, ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से पढ़ें। चलिए देखो, इस तरह के प्रश्नों में कल ही मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कोई भी प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है आंख मूंदकर कि जितने भी टोटी दी हुई हैं, जितने भी इस तरह के छेद दिए हुए हैं, वो एक एक करके उनके बारे में निकालना। जैसे यहाँ पे 2 दिए होते, ए तथा बी, तो इसमें दिया हुआ था केवल ए के खोलने पर टंकी 30 मिनट, मतलब ए वाला जब खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। अगला कहा जा रहा है कि यदि बी को खोल दिया जाए तो टंकी जो है वो 20 मिनट में खाली हो जाती है। अब एक के खोलने पर 30 मिनट में खाली हो रही है, एक के खोलने पर 20 मिनट में खाली हो रही है। तो हमने देख लिया कि जिसके खोलने पर 30 मिनट में खाली हो रही है वो 1 मिनट में कितना खाली करता है। तो जब 30 मिनट में वो पूरा खाली करता है तो 1 मिनट में 1/30वां भाग खाली करेगा। उसी तरह से दूसरा जो है वो 1 मिनट में 1/20वां भाग खाली करेगा। ये तो हमें पता चल गया दोनों 1 मिनट में कितना खाली करेंगे। फिर प्रश्न में बोला गया है कि 10 मिनट तक दोनों खुले रहते हैं, मतलब 10 मिनट तक दोनों खाली करते रहते हैं टंकी को। तो 10 मिनट में, 1 मिनट में दोनों की क्षमता पता चल गई कि कितना खाली करते हैं। 10 मिनट में कितना करेंगे, उन्हीं को 10 से गुणा करना है। लेकिन दोनों साथ चल रहे हैं तो पहले ए और बी दोनों जब साथ चलते हैं तो कितना खाली करते हैं 1 मिनट में, उसको जोड़ के 10 से गुणा कर देना है। तो हमें पता चल गया 10 मिनट में इन्होंने कितना खाली किया। और हमने देखा कि 10 मिनट में इन्होंने 5/6 भाग खाली किया। अब शेष भाग कितना बचा है, कुछ भी होता है 1 होता है, तो शेष भाग कितना हो गया, 1 - 5/6 बराबर 1/6। अब शेष भाग है 1/6। अब बोला जा रहा है कि बी को बंद कर दिया गया
और सिर्फ ए काम कर रहा है, बी को बंद कर दिया, सिर्फ ए काम कर रहा है, तो 1/6 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा। ए की क्षमता हमने देखा था कि 1 मिनट में वो खाली करता था 1/30 भाग। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1/6 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, तो वहाँ पे हम निकाल लेते, चूंकि और इसलिए आपने पढ़ा है वहाँ से निकाल लेंगे, सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा 1/6 बटे 1/30 बराबर 30/6 बराबर 5 मिनट। दूसरे शब्दों में यदि हम निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 30 मिनट में खाली करता है बराबर 1 टंकी, इसलिए 1/6 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 30/6 बराबर 5 मिनट। अब ये तो 5 मिनट आया है, क्या 5 मिनट आया है कि ए वाला जो है वो 5 मिनट में खाली कर देगा बचे हुए भाग को। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। भरी हुई टंकी को पूछ लिया है प्रश्न में। भरी हुई टंकी से 10 मिनट पहले दोनों चले हैं, तो वो 10 मिनट में खाली किया था 5/6 भाग, बाकी का 5 मिनट में खाली हुआ है, तो कुल मिलाकर 15 मिनट समय यहाँ पर लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, बहुत ही आसान सा है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x बराबर दे दिया गया है -2/3, तो इतने का मान निकालना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे -2/3 रख देना है, इसके बाद गुणा भाग कर लेना है, -3 × -2/3 ऋण 11। अब इसको हल कर लेना है, इसमें कुछ है नहीं, गुणा करने पे जो आ गया वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको स्वयं से कर लीजिएगा, सबके लिए जिम्मेदारी है, और करके इसको बताना है। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं करके उनको बताना है कि इसका जवाब क्या आया, कितना आया। चलिए इसको बताएं। कुछ लोगों को ये देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा कि वाह क्या सवाल दे दिया, इसको तो कैसे निकालेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। जो भी डिजिट दी है पहले देख लेते हैं कि दशमलव कितने अंकों पे लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंकों पे यहाँ लगा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जब दोनों में समान अंकों पर दशमलव लगा हो हर और अंश में, तो ये दशमलव समाप्त हो जाता है। और जैसे ही दशमलव समाप्त हुआ बचा कितना, 1225 बटे 5329। अब ये आपका बच गया 1225 बटे 5329। तो x का मान निकालना है। अब x बराबर इतना है। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप कर लो 1225 बटे 5329, अब इसको आपको हल करना है, गुणा भाग इसमें करना है, गुणा भाग कर लेना, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 1225 को लिख सकते हो 35 × 35। 1225 को आप लिख सकते हो 35 × 35। मैंने हल किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेना। कैसे, ये जिसको निकालना ना पता हो वो भी बता दे रहा हूँ। 2 तरीके हैं वर्गमूल निकालने के, या तो आप सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करो, जैसे 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर ऐसे काटते चले जाओ। दूसरा तरीका होता है भाग विधि का, जिनमें आप जोड़ा बनाते हो और इस तरह से आप भाग देते हो। 3 त्रिके 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3, ये पूरा जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा 25, और 3 ये 3 यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे 5 बार ही जाएगा, 5 बार चला गया और आ गया 325, ये आपका कट गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से भी 35 आ गया, गुणनखंड भी से हल करोगे वहाँ भी 35 आएगा, तो 35 × 35 हो गया। इसी तरह से जब 5329 है, इसको हमने हल किया तो यहाँ पे आया 73 × 73, 73 × 73। अब वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो बराबर हो जाएगा क्या, 35 बटे 73। और 35 बटे 73 कोई दिया है आपके विकल्प में? जी हाँ, ए विकल्प दिया है, ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो जिनको ये नहीं आता है गुणनखंड विधि से लघुत्तम निकालना, गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, तो प्लीज़ बताएंगे, आपके लिए अलग से प्रयास करूँगा। बार बार कह रहा हूँ, किसी से अपने आप को कम नहीं मानना है। यदि आपको नहीं आ रहा तो शर्म नहीं करनी है इसमें किसी बात की। ठीक है, बताना है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। ठीक है,
उम्मीदवारों की यदि कुल संख्या 3000 थी तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए हैं, ये आपको बताना है। चलिए पहले ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के प्रश्न हमने 2-3 किए हैं और उसी आधार पे हमने करना है। ध्यान से पढ़ें तभी इसका जवाब निकल पाएगा। चलें प्रयास करें, आसानी से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता, मतलब जरूरी है या तो कोई हिंदी लेगा या तो कोई इतिहास लेगा या दोनों ले सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया, 66% हिंदी लेते हैं, 59% इतिहास लेते हैं। ठीक है, अब अगर 66% हिंदी ले लिए, 59% इतिहास ले लिए, तो ऐसे कितने छात्र बचे हैं, ऐसे कितने छात्र बचे हैं, ऐसे कितने छात्र बचे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि हिंदी इतिहास दोनों लिया है। तो हिंदी इतिहास दोनों विषयों लेने का जो प्रतिशत है, कि जो छात्र हिंदी और इतिहास दोनों लिए हैं उनका निकालने का प्रतिशत है कि कितने छात्र हिंदी और कितने छात्र केवल इतिहास लिए हैं, उनमें से 100% घटा दो, क्योंकि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% ही होता है। तो यहाँ पे यदि हम घटाते हैं तो ये जो जुड़ता है ये आपका यहाँ पे आ जाता है 125 माइनस 100 बराबर 25%। मतलब 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय लेते हैं, 25% छात्र ऐसे निकल कर आ गए जो दोनों विषय लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिंदी एवं इतिहास दोनों लेने वालों की संख्या बताइए, तो कुल संख्या है 3000 और 3000 का 25% छात्र हैं जो दोनों लेते हैं। गुणा कर दो, 25/100, 100 से 100 कट गया, 25×3 75, 750 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बी विकल्प आपका उत्तर हो गया, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से ज्ञात करना था, तो इस तरह से कुछ बनता था, ये दो ऐसे बनते, एक में आपका हो गया 66%, एक में आपका हो गया 59%। ठीक है, टोटल की बात हो रही है, पूरे गोले की बात हो रही है, कितने इतने छात्र हैं। अब इनमें से ये बीच वाला ज्ञात करना था, तो बीच वाला कैसे निकालोगे आप, इसी तरह से निकालोगे कि कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों लिए हैं। तो दोनों लेने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, अलग अलग लेने वाला छात्रों का प्रतिशत माइनस कुल छात्रों का प्रतिशत, तो घटा दो, आसानी से आपका जवाब मिल गया। ठीक है, चलिए ये कुछ ट्रिक होती हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा। अभी ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप हल करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना एकदम नहीं है, आप इसको हल करके लेके आएंगे। क्या बोला गया है, x + 1/y = 1, y + 1/z = 1, तब z + 1/x का मान निकालना है। तो भैया z और x का मान सबसे पहले ज्ञात कर लो, तभी इसका मान निकाल पाओगे आप। तो पहले समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं, दूसरे से z का मान निकाल लेते हैं, और दोनों y के पद में आएंगे, आंसर आ जाएगा। यदि हम x + 1/y = 1 लिखें और यहाँ से x का मान निकालें, तो x बराबर आ जाएगा 1 - 1/y, x बराबर आ जाएगा y - 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्योंकि x जो है यहाँ पे 1/x के रूप में है, तो यहाँ से उलट दो इसी को, 1/x बराबर क्या हो जाएगा, y/y - 1। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको पकड़ो, यहाँ से z का मान निकालो। यहाँ से यदि हम z का मान निकालते हैं तो 1/z बराबर आएगा 1 - y। z बराबर क्या आएगा, यहाँ से z बराबर यदि हम बात करें तो आ जाएगा 1/1 - y। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब z का मान और यहाँ से 1/x का मान ले जाके यहाँ पे रख दो, जो निकल के आ जाएगा वो आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए करके इसको लाना है सबको, इस प्रश्न को सबको हल करना है, कुछ भी है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। चलिए इसको बताएं। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, आयु वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। चलें जल्दी करें, जिससे आज जितने भी प्रश्न हमने सोचे हैं सारे प्रश्न हल कर सकें। चलें, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। माँ की यहाँ पे आयु ज्ञात करनी है। 4 बहनों की औसत आयु दी है 7 वर्ष। तो यदि हम 4 बहनों की कुल आय निकाल लें, 4 बहनों की कुल आयु
कुल आयु यदि हम निकाल लें तो कितना हो जाए, क्योंकि औसत आयु 4 वर्ष है तो 7 × 4 = 28 वर्ष। ठीक है, कुल आयु इतनी निकल जाएगी। इसी तरह से यदि हम माँ सहित बात कर लें, माँ सहित 4 बहनों की औसत आयु कितनी है, क्या बोला गया है कि 6 वर्ष बढ़ जाती है। जब माँ की औसत आयु इसमें जुड़ जाती है तो 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले थी 6, 7 और इसमें 6 जुड़ जाएगी तो 7 और 13, मतलब माँ सहित 4 बहनों की औसत आयु हो जाएगी 13, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 7 था, उसमें 6 जोड़ दिया, आ गया 13। अब हम निकाल लेते हैं माँ सहित 4 बहनों की कुल आयु। अब हम कुल आयु जब निकालने बैठेंगे तो 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, और 13 × 5 कर दो, 13 × 5 आ जाए 65, मतलब 65 वर्ष यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि माँ की आयु क्या होगी, तो माँ की आयु देखो, माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 65 - 28, और 65 में से 28 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 37। यही आपका उत्तर होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया था 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष, तो औसत आयु दिया हुआ था 7 वर्ष, तो कुल आयु कितना निकल जाएगा, 7 × 4 = 28 वर्ष निकल गया। फिर आगे इसमें लिखा है कि यदि माँ की औसत आयु को भी इनकी औसत आयु में जोड़ दिया जाए तो कुल औसत जो है वो 7 अधिक हो जाता है। मतलब माँ को भी जोड़ने से कुल औसत 7 अधिक हो जाता है। पहले कितना था औसत, 7 था, बाद में कितना अधिक हो रहा है, 6 अधिक हो रहा है, क्योंकि 6 बोला गया है। माँ की आयु को जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब माँ को भी जब हमने जोड़ दिया तो माँ सहित 4 बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई, 7 और 6 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो गई, औसत आयु बराबर हो गई 13 वर्ष हो गई। अब माँ सहित बच्चों की कुल आयु कितनी होगी, क्योंकि पहले 4 थे, माँ जुड़ गई तो 5 संख्या हो गई, तो 5 × 13 = 65 वर्ष। अब ये जो अंतर आया है 65 और 28 में, 28 में केवल 4 बच्चे सम्मिलित थे, 65 में माँ भी सम्मिलित है, तो माँ की आयु यही तो होगी ना जो 28 से सरप्लस होगी, तो हमने घटा दिया, 67 - 28 65 - 28 = 37, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको ही निकालना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कल हमने देखा था, तो इस प्रश्न को तो आप ही जवाब देंगे, इसमें मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। जल्द से जल्द इसका आंसर सभी जितने भी छात्र देख रहे हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलें, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि 3 की घाते x धन 8 बराबर 27 की घाते 2x धन 1 हो तो x का मान निकालना है। चलिए बताइए क्या होगा x का मान, x का मान क्या होगा, बताएं, जवाब दीजिएगा, x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, कल मैंने बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की घाते x धन 8, इधर क्या है 27, 27 को आप लिख सकते हो 3 की घाते 3, 3 की घाते 3 क्यों लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 = 27, तो हमने लिख दिया 3 की घाते 3। पहले से घात में क्या लिखा है, 2x धन 1। अब देखो यहाँ पे, जब कहने का मतलब जब बेस समान होता है बराबर के दोनों तरफ, वो कट जाता है, तो आता है कितना, x + 8 = 3 × 2x धन 1। ठीक है, x + 8 = 6x प्लस, इसको हमने इंटू कर दिया, +3। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा 5x = इसको इधर ले जाओ बराबर 5, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 1 कहाँ दिया है, बी विकल्प में दिया है। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न जब हों और आपको अपना उत्तर चेक करना हो तो आप कर भी सकते हो, वहाँ पे ले जाके रख दो, 3 की घाते 1 धन 8 बराबर 3 की घाते 9 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, 3 के घाते 3 पहले से है, x के स्थान पे 1 रख दो तो आ गया 2 धन 1 बराबर 3, तो यहाँ भी हो गया 3 की घाते 9। ठीक है, तो आपका उत्तर सही है। तो इस तरह के प्रश्न हो तो हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलें इसको बताएं। प्रत्येक पूर्णांक x के लिए व्यंजक इतना का विभाजक है। प्रत्येक पूर्णांक x के लिए व्यंजक इतने का विभाजक है, ये आपको बताना है। बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक x के लिए व्यंजक इतना का विभाजक। अब इसमें क्या होता है कि x बराबर, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें सबसे पहले क्या रखना होता है, x के मान आपको रखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के चेक करना है। तो यदि हम x बराबर 0 रखते मान लो तो f(x) बराबर कितना आएगा। यदि हम x बराबर 0 रखें तो f(x) बराबर कितना आ जाएगा, 0 इंटू 0 का वर्ग माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2। तो कहने का मतलब 0 से किसी संख्या का गुणा होता है 0 ही आता है। अब यहाँ पे यदि हम x बराबर 1 रखें तो f(1) बराबर कितना आ जाएगा, 1 रख दो x के स्थान पे, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2। यहाँ पर भी आपका आ गया 0, कहीं ना कहीं 0 आ गया क्योंकि एक में से एक गया 0। फिर यहाँ पे x बराबर आप 2 रख दो, f(2) बराबर निकाल लो। f(2) बराबर निकालते हैं तो 2 इंटू 2 दूना 4 में से एक गया 3 इंटू 3 दूना 6 और 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 24। आगे इसी तरह से बढ़ेंगे, x बराबर 3 रख दिया, f(3) बराबर कितना आ गया, 3 इंटू 9 में से 8 गया, 9 में से एक गया 8 इंटू 3 त्रिक का 9 और 2 11। तो यहाँ भी यदि हम देखें तो आ गया आपका 11 गुणे 24। ठीक है, इसी तरह से जब आगे हम बढ़ेंगे तो इसी तरह से 24 के गुणन में हमें चीज़ों को लिखना है। और यदि हम लिखने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक x के लिए इस व्यंजक का जो विभाजक होगा वो 24 होगा, क्योंकि आगे मान लो समथिंग आ गया 25 इंटू 24 आ गया, फिर इसी तरह से आगे कुछ आ गया इंटू 24 आ गया। तो विभाजक का मतलब क्या कि 24 से यदि हम पूरे व्यंजक को भाग दें किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए यदि हम इस व्यंजक को 24 से भाग दें तो कटेगा, तो वही विभाजक की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24। इसी तरह से आपको रख के चेक करना, पहले x बराबर 0, फिर x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6, इसी तरह से रख के आपको चेक करना होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस चर्चा से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैथ से संबंधित लगभग हमने पिछले आप कह सकते हो 3 से 4 वर्षों के प्रश्नों को हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब आप प्रीवियस ईयर देखते हो ना तो आपको बहुत पीछे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कई वर्ष पीछे चले गए, आप मुश्किल से मैथ के जब प्रश्नों को आप देखिएगा तो पिछले 4-5 वर्षों को देखिएगा, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। मतलब आप 2021 में परीक्षा देने जा रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से 22 में पहुंचे हो, तो 21 का मतलब आप 17 के पीछे मत जाओ। 17 से लेकर अभी तक के जो पेपर हुए हैं उनको आप हल करना है, उन्हीं के प्रश्नों को आपको देखना है, क्योंकि पहले क्या था वो अलग है, अभी कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही ट्रेंड आपको फॉलो करना है। तो मैथ में जिनको भी समस्या है, आप में से जिन भाई बहनों को समस्या है मैथ में, आप बताएं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए बेहतर कक्षा का प्रयास करूंगा कि जो मैथ के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं वो टॉपिक आपको करा दिए जाएं। वो जो प्रमुख बिंदु ऐसे हैं उनको करा दिया जाए, जिससे आपको मैथ में भी जो 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ भी आप अच्छा स्कोर कर सको और मैथ में भी आप अन्य छात्रों से बढ़त ले सकें। तो जो भी कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जितना आज प्रश्न बताया गया, दिन में से कोई नहीं समझ में आया है तो वह भी आप बता सकते हैं। पिछली कक्षा में कुछ छात्रों को नहीं समझ में आया था कुछ प्रश्न, उन्होंने उसकी चर्चा किया था, पूछा था, तो आप भी पूछ सकते हैं। जैसे पहले नंबर का प्रश्न था जो पिछली कक्षाओं में हमने प्रश्न संख्या 1 देखी थी, तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आया था, आपने कमेंट किया, मैंने बताया। तो यदि आज भी कोई ऐसा प्रश्न है जो ना समझ में आया हो तो आप बता सकते हो, निश्चित रूप से हर संभव आपकी मदद की जाएगी। जितनी मेरी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और कल से हम बिहार राज्य विशेष को देखने वाले हैं। बिहार के भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा प्रीवियस ईयर के अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ मैथ का
एक एक टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे और उसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी होंगे, वो आपको हल करना है। ठीक है, साथ ही साथ उस टॉपिक को भी ध्यान से देखना है जिससे हम चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकें और हमें समस्या ना हो। मैथ में भी जो 10 प्रश्न आते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न हम सही कर सकें, इस स्थिति में हमें पहुंचना होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।